अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1980 के बीजेपी अधिवेशन के दौरान ऐलान किया था कि जल्द ही देश के सामने बीजेपी कांग्रेस की सत्ता खत्म कर देगी। अटल जी का इस सपना सन 1996 में पूरा हुआ। 1996 के चुनावों में बीजेपी संसद के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन सरकार बनाने के लिए कई दलों के साथ गठबंधन करना पड़ा। अफसोस, ये गठबंधन केवल 13 दिन तक कायम रह पाया। हालांकि ये सरकार लंबी चल सकती थी, लेकिन अटल जी के लिए सत्ता में रहने के मोह से बड़ा था कर्तव्य। वो अपने उसूलों पर कायम रहे और लोकसभा में एक जबरदस्त भाषण के साथ इस्तीफा दे दिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। इसके बाद 1998 में फिर चुनाव हुए। बीजेपी एक बार फिर देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर सदन में पहुंचे और एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयोग किया। कि जनता का विश्वास प्राप्त करके हम पुनः आएंगे और आज हम फिर यहां उपस्थित हैं। उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन गठबंधन ने फिर से धोखा दे दिया और इस सरकार ने केवल 13 महीनों में ही दम तोड़ दिया। 1999 में फिर से चुनाव हुए और बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। देश के राष्ट्रपति महोदय ने अटल जी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया। इस पर अटल जी ने अपने शब्दों के बाणों से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इतने दिनों से विवाद चल रहा है, राष्ट्रपति महोदय ने मुझे किसे क्यों बुलाया, राष्ट्रपति महोदय ने मुझे क्यों बुलाया। कुछ लोगों की नींद हराम हो गई। कुछ लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के विरुद्ध ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जो नहीं होना चाहिए था। मगर चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनी, उसमें राष्ट्रपति जी और क्या कर सकते थे? क्या वो कांग्रेस को बुलाते जो चुनाव हार गई, जिसने जनादेश खो दिया, जिसके शासन को लोगों ने ठुकरा दिया? क्या वो एक भानुमती के कुनबे को बुलाते जो तब तक कुनबा बना नहीं था? राष्ट्रपति ने अगर सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बुलाया तो एक संवैधानिक परंपरा के अनुसार आचरण किया, लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार व्यवहार किया। और इसके लिए मैं सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय को बधाई देना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि इस मामले में सारा सदन साथ हो। इसी दौरान अटल जी ने अपने उसूलों को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि सत्ता में आने के लिए वो कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। ये सिलसिला, जैसा मैंने कहा, बंद होना चाहिए। लेकिन हम आशा करते थे कि चुनाव के बाद दो टूक फैसला होगा। ये ठीक है कि अगर आज जनादेश किसी के पक्ष में है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र दलों के पक्ष में। अपने उसूलों के पक्के अटल जी का व्यक्तित्व इतना दमदार था कि खुद विपक्ष के लोग उन्हें सुनना चाहते थे और यदि सदन बीच में अवरोध करे तो उनकी पैरवी तक के लिए खड़े हो जाते थे। तो यहाँ
लोग बैठे ना, यहाँ तो हम लोग बैठे हैं, विषयांतर का भी क्या हम लोग इसका। तो मैं आगे भाषण नहीं करूंगा। नहीं अतुल जी, नहीं मैं नहीं बोलूँ। सभापति जी, मेरा एक निवेदन है। ये तरीका नहीं है। नहीं, 40 मिनट हो गया। हमारे जैसे बहुत से लोग चाहते हैं कि अटल जी अपना भाषण पूरा करें, और 40 मिनट में इस तरह टोका टोकी हुई। मैं सम्मानीय सदस्यों से कहूंगा, कोई ऐसी बात नहीं कह सकते हो जिसका वो जवाब नहीं दे सकते। अगर इस तरह चलता रहेगा तो इस विवाद का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। मेरा निवेदन है कि अटल जी के भाषण में जो बार बार हस्तक्षेप हो रहा है, मेरी निवेदन अगर स्वीकार करें तो सदस्यों को शांति से सुनना चाहिए और उनको आप समय दीजिए, जो जवाब देना चाहे वो जवाब दें। लेकिन 40 मिनट में अटल जी मुश्किल से 10-5 मिनट बोल सके होंगे, ये अच्छी बात नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विदेशी ताकतों की परवाह किए बिना भारत को परमाणु हथियार योग्य देश बनाया। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था। इसी बीच पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। अटल जी ने इस हमले का करारा जवाब देने का हुक्म दिया और भारतीय सेना को कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों को सरहद से बाहर खदेड़ने का हुक्म दिया। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर अटल जी की इस कविता का उल्लेख जरूरी है, गौर से सुनिएगा। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं, दो नहीं। इसके बाद सन 2014 में एक बार फिर चुनाव हुए, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करने में नाकाम साबित हुई। अगले 10 सालों तक देश में कांग्रेस की सत्ता रही और इस बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने उम्र के आखिरी पड़ाव का सफर तय करना शुरू कर दिया। फिलहाल अटल जी 94 वर्ष के हैं और काफी बुजुर्ग हो गए हैं। लाजमी है कि एक दिन अटल जी हम सबको अलविदा कहकर चैन की नींद सो जाएंगे, लेकिन यकीन है कि देश की जनता इस अटल व्यक्तित्व को धरती के अंत तक नहीं भूलेगी।